नमस्कार दोस्तों। आज डिक्टेशन मिलेगा आपको प्रभात खबर और हिंदुस्तान पेपर से। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले उठकर डिक्टेशन लिखें जिससे आपकी प्रैक्टिस सबसे अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों के ठप पड़ने के कारण शहरों से बड़ी संख्या में श्रमिकों का पलायन जारी है। बेरोजगारी, वेतन कटौती और मजदूरी नहीं मिलने से कामगार बदहाल हैं। उन्हें अपने गांव घर में ही सुरक्षा की उम्मीद दिख रही है। यह स्थिति कमोबेश लॉकडाउन के पहले दिन से ही है। अब जब धीरे धीरे कारोबार और उत्पादन को फिर से शुरू करने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्योगों और अन्य तरह के कामकाज के लिए समुचित संख्या में कामगार उपलब्ध हो सकेंगे। यह सवाल संगठित क्षेत्र के लिए भी उतना ही गंभीर है जितना कि असंगठित क्षेत्र के लिए। आकलनों के मुताबिक हमारे देश में 46.5 करोड़ कामगार हैं, जिनमें से 41.5 करोड़ असंगठित क्षेत्र में हैं। ये कामगार मुख्य रूप से अपनी अनियमित कमाई पर निर्भर होते हैं और उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा का आवरण उपलब्ध नहीं है। इनके काम का सीधा जुड़ाव संगठित उद्योगों से है, सो उनकी कमी का असर समूची अर्थव्यवस्था पर होना स्वाभाविक है। ये कामगार अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव में परिवार के लिए भेजते हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा आधार है। उत्तर और पूर्वी भारत के पिछड़े राज्यों के लिए यह कमाई बहुत अहमियत रखती है। करोड़ों श्रमिकों की वापसी गांवों के लिए भी सुखद नहीं कही जा सकती है। इससे समझा जा सकता है कि शहरी और औद्योगिक केंद्रों से कामगारों का यह व्यापक पलायन कई स्तरों पर हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अभी भी चिंताजनक स्तर पर है। इस कारण उत्पादन और कारोबार को शुरू करने की छूट के साथ कई तरह की सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ समय तक इन गतिविधियों को पहले की तरह चला पाना संभव नहीं है, सो कामगारों की भी उतनी ज़रूरत फिलहाल नहीं होगी। अर्थव्यवस्था में मंदी और कमाई कम होने से मध्य आय वर्ग और उच्च आय वर्ग को भी कामगारों और सेवाओं में कटौती करने की मजबूरी है। इन वजहों से रोजगार की अनिश्चितता बनी रहेगी। कामगारों को वापस शहरों का रुख करने में यह बहुत बड़ी बाधा हो सकती है, क्योंकि उनके पास इतनी बचत नहीं है कि वे शहरों में बिना काम के कुछ समय तक हालात सुधरने का इंतज़ार कर सकें। डूबती अर्थव्यवस्था और कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कोशिशों ने सरकारी राजस्व के स्रोतों को भी कुंद कर दिया है, जिसके कारण उन्हें उधार लेना पड़ रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, उनके पास अभी मोहलत नहीं है कि वे
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बहुत बड़ा निवेश कर सके। उनकी प्राथमिकता में राहत, सामाजिक कल्याण और सामान्य शासन से संबंधित खर्च हैं। लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों के जारी रहने के बारे में भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। स्टॉप। डिक्टेशन स्टार्ट होगा हिंदुस्तान पेपर से, तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इन दिनों एक वाक्य खूब दोहराया जा रहा है कि असाधारण परिस्थितियों से निपटने के उपाय भी असामान्य होते हैं। इसीलिए दुनिया भर के साइंसदां कोविड-19 से निपटने के लिए जिस स्तर पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, वह अभूतपूर्व है। एक अच्छी खबर यह भी है कि तकरीबन 6 कीटों का इंसानों पर परीक्षण शुरू हो गया है। ये परीक्षण 3 स्तरीय होते हैं, मगर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष प्रतिनिधि डॉक्टर डेविड नबारो ने जो कहा है वह दुनिया भर की सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों और लोगों के लिए चिंता के साथ साथ गहन विचार का विषय होना चाहिए। डॉक्टर डेविड के मुताबिक हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि कोविड-19 की वैक्सीन तैयार हो ही जाएगी, और यदि हो भी गई तो गुणवत्ता व सुरक्षा की कसौटी पर वह 100% खरी उतरेगी। यानी प्रकारांतर से वह यही कह रहे हैं कि दुनिया इस वायरस से बचने के उपायों को ही इसका ठोस उपचार समझे। विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी सीमाओं को छिपाता नहीं है। प्रयोगजन्य सत्य पर आधारित होने के नाते उसे यह स्वीकारने में भी कोई गुरेज नहीं कि दशकों के अध्ययन रिसर्च के बाद भी वह कुछ वायरसों, बीमारियों का तोड़ नहीं ढूंढ सका है। HIV का उदाहरण हमारे सामने है। पिछले 4 दशकों से इस वायरस को पछाड़ने की कवायदें जारी हैं, मगर आज तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन सकी। इस बीच 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दुनिया भर में इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। HIV के संक्रमण या डेंगू के मच्छरों से बचाव अपेक्षाकृत आसान है, पर क्या इन्होंने इंसानी जीवन शैली को प्रभावित नहीं किया? निसंदेह किया है। सच यही है कि जागरूक लोग अब इनकी जद में कम आते हैं। कोविड-19 से निपटने में भी जागरूकता ही फिलहाल सबसे बड़ी दवा है। न्यूजीलैंड, वियतनाम जैसे देशों ने दिखाया है कि इस दवा से यह मुश्किल जंग जीती जा सकती है। न्यूजीलैंड में 1486 संक्रमित लोगों में से 1300 से अधिक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 9 करोड़ से भी अधिक आबादी वाले वियतनाम में एक भी नागरिक की जान इससे नहीं गई। इस तथ्य के बावजूद कि चीन से उसकी सीमाएं लगती हैं, वहाँ 271 संक्रमित लोगों में 232 ठीक हो चुके हैं।
कोरोना संक्रमण के रोज रोज बढ़ते आंकड़ों से सहमी हुई दुनिया को यह कबूल करना होगा कि उसे इस वायरस के साथ ही अभी जीना है और इसके लिए उसे कचरा फैलाने वाली अपनी पुरानी जीवन शैली का मुंह त्यागना होगा। सरकारें कितने कानून बनाएंगी, कोई भी प्रशासन एक छोटी अवधि तक ही सख्ती बरत सकता है। अंततः इंसानी समाज को ही किसी कायदे कानून की लाज रखनी होती है। जब प्रश्न जिंदगी और मौत का हो तो तीसरा कोई विकल्प नहीं होता। फिजिकल डिस्टेंसिंग को बरतते हुए संक्रमित की शिनाख्त जब समाज के स्तर पर होगी, बगैर किसी नफरत और भेदभाव के, तभी इस महामारी पर जीत भी मिलेगी। कोविड-19 ने हमारे जीने के अंदाज पर हमेशा के लिए कुछ चीज़ें थोप दी हैं और हमारे पास उन्हें अपनाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। भीड़ का हिस्सा बनने और बनाने से परहेज के साथ यह दौर हमें कई आडंबरों से भी दूर रखने की सीख दे रहा है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारी मेहनत सफल हो। तो फ्रेंड्स, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें वीडियोज को बनाने में बहुत समय लगता है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियोज को इतना शेयर करें जितना कि हमारी मेहनत सफल हो और आपकी भी मेहनत सफल हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।